गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इससे पहले हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है और फिर भारत का शेप किस तरह से है, जिसमें हमने पिछले क्लास में हिमालय का विभाजन या पिछले टॉपिक में हमने हिमालय का विभाजन देखा था। आज हम देखेंगे भारत का विशाल उत्तरी मैदान और साथ साथ हम देखेंगे द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल, और फिर अगले टॉपिक में हम प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए बाबू लोग, ये जो भारत का विशाल मैदान है इसको पहले समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में हिमालय का निर्माण हुआ। ये मैप गलत हो गया। भारत में हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय के निर्माण के बाद यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे एक गड्ढा स्वरूप बन गया। क्योंकि सिंपल है, अगर ये टकराएगा, एक प्लेट इससे टकराएगा और ये उठ जाएगा, और ये जो प्लेट जो टकराया है वो खुद ही एक ऊंचा प्लेट है, एक काफी ऊंचा हो गया, पहाड़ बन गया जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं। ये पठार है, ये भी ऊंचा है, तो ये बीच में ना एक गड्ढा शेप बन गया। इस गड्ढा शेप को ही हम मैदान कहते हैं। ऐसे गड्ढा वाले शेप को मैदान नहीं कहते हैं, क्योंकि ये अगर गड्ढा है, इस जगह वाले अगर एरिया जो आपका है वो काफी गड्ढा था। बाद में इसको यहाँ से बहने वाली जो जैसे सिंधु नदी है, और सिंधु की जैसे बहुत सारी सहायक नदी है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, या यहाँ से जो निकलती है गंगा नदी, इस तरीके से इधर की ओर निकलती है, और गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है। उसी तरह इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इस तीनों नदी ने पहाड़ पे से सिल्ट लाया, गाद लाया, बालू लाया, और धीरे धीरे इस पूरे एरिया को और उसकी सहायक नदियों ने, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने इसको भरा, और ये इतना भर गया कि आज जो आप देख रहे हैं ये मैदानी है, और ये समुद्र से कुछ ही मीटर ऊंचा है। लमसम 150 से 300 मीटर की ऊंचाई है समुद्र से। तो ध्यान रखिएगा, यह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाएगा निक्षेपण जो है, पहाड़ को काट काट के जो लाया, उससे ये बना है। इसलिए इसका नाम गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम कहते हैं। यह मैदान सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी है ये, और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी आता है। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। लमसम इसकी जो टोटल लंबाई है 3200 किलोमीटर से, यानी कि पश्चिम की बात करें ये पश्चिम हो गया, और इधर अगर हम बात करें ये पूरब हो गया, तो इधर इस दोनों की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है 3200 किलोमीटर है। और चौड़ाई कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है। जैसे आप देखिएगा राजस्थान वाला एरिया में चौड़ाई अच्छी खासी है, और फिर जैसे जैसे आप असम वाले तरफ जाइएगा तो चौड़ाई कमती जाती है। तो 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई है, और समुद्र तल से ऊंचाई देखिए सिर्फ 50 से 150 मीटर तक, यानी कि ज्यादा ऊंचा है ही नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत का विशाल मैदान है, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ का जलवायु भी ठीक ठाक है, और यहाँ पे जलवायु ठीक है, मिट्टी ठीक है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, और नदी भी है। इसके लिए यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ही ज्यादा होता है। अब आते हैं कि देखिए, ये तो हमने मोटा मोटी देख लिया कि भारत का ये विशाल मैदान है। भारत के इस विशाल मैदान को आप टोटल 5 भागों में उसके उच्चावच, हाइट और इसके फिजिकल भौतिक लक्षणों के आधार पर आप इसको 5 टाइप से बांट सकते हैं। एक को हम बोलेंगे भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर और फिर डेल्टा। मोटे तौर पे हम समझ जाते हैं। पहले देखिए, आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि भैया ये ग्रेट हिमालय है जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लघु हिमालय जिसको हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं। फिर आता है शिवालिक, थर्ड पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ खत्म होता है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। इस बड़े बड़े पत्थर को हम बोलते हैं भाव। समझ गए? एक तरह से समझिए, इसके बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे गिर गए, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ से मिट्टी वाला क्षेत्र स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से जो नदियाँ निकलती है बच्चा पार्टी, वो नदी यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से गिरेगी तो नदियाँ तो आपको दिखेगी ही नहीं, तो नदी अदृश्य हो जाती है यहाँ पे। फिर नदी यहाँ पे निकलती है तो ये पूरा पानी है ना यहाँ पे फैल जाता है, ठीक है। अब पानी जो फैलता है तो ये पूरा इलाका ना दलदली बन गया है, ठीक है। इस दलदली क्षेत्र को ही हम बोलते हैं तराई। फिर स्टार्ट होता है आपका मिट्टी वाला पार्ट। अब मिट्टी वाले पार्ट में भी आपका बांगर आता है, खादर आता है और डेल्टा आता है, जो हम आगे समझ जाएंगे। बांगर और खादर क्या है इसको भी समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि जो पहले की जो नदियाँ थी, बहुत बड़ी नदियाँ हुआ करती थी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत बड़ी नदी होती थी। यानी कि ये अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहती थी, और इसका जो वॉल्यूम होता है यानी गहराई भी लमसम इतना गहराई में ये बहती थी नदी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इतना दूर नदी बह रही है और इतना गहराई में बढ़ रही है, तो इसमें बाढ़ भी आता होगा बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में बाढ़ आता था तो नदी क्या होता है, इधर फैल जाता था, इधर फैल जाता था। तो नदी क्या होती है, जब भी बाढ़ आता है या मिट्टी नदी चलती है तो वो अपने साथ है ना मिट्टी लाती है, और तो इस तरफ ये मिट्टी को फैला देती होगी, सोच के देखिए, और इसी तरह ये मिट्टी को इधर फैला देती होगी, ठीक है बच्चे पाटे। अब क्या हो गया, अब हमने नदियों में बहुत सारे डैम बना दिए, बहुत सारे पुल बना दिए, बहुत सारे नहर काट दिए।
ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, ये नदी है ना पहले की तुलना में बहुत छोटी हो गई है, यानी कि पहले इतना गहराई में बहता था, अब बस इतना ही गहराई में बहता है जो आप देख रहे हैं, और इतना ही चौड़ाई में बहता है। अब जो मिट्टी बाढ़ आता है तो अब बस यहाँ पे फैलता है, ठीक है, और अब यहाँ पे फैलता है। तो अब देखिए ये पुरानी मिट्टी फैली हुई है, ये दोनों, ठीक है, और ये नई वाली है। ये जो पुरानी मिट्टी जो है, बाढ़ वाली मिट्टी, इसको हम बोलेंगे बांगर, ठीक है, और ये जो नई वाली मिट्टी आप देख रहे हैं जो इसको फैला रहा है और आज भी फैला रहा है, उसको हम बोलेंगे खादर। ध्यान रखिएगा, इन दोनों मिट्टी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। बांगर पुरानी मिट्टी, खादर नई मिट्टी। एग्रीकल्चर के लिए कौन ठीक होगा, सिंपल खादर, नई मिट्टी है। और अगर नहीं याद रहे तो सिंपल देखिए खादर। हम एग्रीकल्चर के लिए अच्छा उत्पादन के लिए क्या डालते हैं, खाद, तो खादर में देखिए खाद है, ठीक है। डेल्टा वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो चलते हैं बारी बारी। देखिए भाबर कोई क्षेत्र नहीं, ये वाला क्षेत्र, बड़े बड़े कंकड़ यहाँ पे मिलेंगे, कंकड़ पत्थर से जमा हुआ है। इसकी चौड़ाई कम से कम 8 से 10 किलोमीटर है, और यहाँ पे नदियाँ दिखती ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, आप सोचिए पहाड़ से नदी आई, अब बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है, पहाड़ पत्थर सब है, ठीक है। अब नदी के पानी जो आएगी तो नीचे से निकल जाएगी, क्योंकि भाई बड़े बड़े पत्थर है, तो बड़े बड़े पत्थर के बीच में जगह से निकल जाएगी। ऊपर से देखिएगा तो नदी आपको दिखेगी ही नहीं, आपको लगा अरे ये नदी तो गायब हो गई। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है नदियाँ अदृश्य हो जाती है। और ये भाबर, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से किस क्षेत्र में नदियाँ अदृश्य हो जाती है, तो भाबर वाले क्षेत्र में नदियाँ नहीं दिखती है, ठीक है बच्चा बाटी। ये देखिए ये 3 श्रेणी, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर भाबर, फिर आपका आ जाएगा तराई, ये दलदली क्षेत्र है। अब आते हैं तराई, ये भाबर के दक्षिण में। दक्षिण का मतलब देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय जिसको लघु हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक बोलते हैं। 3 श्रेणी हो गया बाबू लोग, 3। इसके बाद आता है आपका भाबर, इसके दक्षिण में, यानी कि ये सबसे उत्तर में, फिर इसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में तराई, फिर इसके दक्षिण में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाबर की चौड़ाई भी 10 से तराई का क्षेत्र भी जो है 10 से 20 किलोमीटर है, और ये भाबर के दक्षिण में। और यहाँ पे जो नदियाँ यहाँ पे भाबर में गायब हो जाती है, वो यहाँ पे मिट्टी में दिख जाएगी, और ये है ना दलदली क्षेत्र है बच्चा पाटे। अब आते हैं बांगर, वही उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अभी मैंने आपको बताया यही कृषि के लिए उपजाऊ है, लेकिन बहुत कम उपजाऊ है बांगर खादर की तुलना में। यहाँ पे अभी भी जीवाश्म आपको मिल जाते हैं। खादर उत्तरी मैदान की निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होती है, और कृषि के लिए सबसे अच्छी नदी है। अब आते हैं बच्चा पार्टी डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई नदी होती है पहाड़ से आती है, तो सबसे पहले पहाड़ से आएगी, ऊंचे से आएगी, तो ऊंचे से आएगी तो पहाड़ में गड्ढा बना देगी, तो गड्ढा बना देगी तो इसको हम गॉर्ज बोलते हैं, जो हम नदी वाले चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है, अपवाह तंत्र में। फिर ये कम हाइट वाली जगह पे आएगा, फिर ये प्लेन वाली जगह पे आएगी। तो ये देखिए ना, नदी का 3 क्षेत्र होता है, एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग और एक निचला भाग। ध्यान रखिएगा, ऊपरी भाग से ना नदी का पानी एकदम आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, फिर मध्य भाग में थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन जैसे निचला भाग में आएगा तो निचला भाग में उसका कोई शेप ही नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर कोई हाइट पे से, ये स्लोप पे से गिरेगा, हाइट पे गिर जाएगा, लेकिन जैसे अगर समतल मैदान पे पानी गिरेगा तो इसका कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। यहाँ से तो डायरेक्ट गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये समतल है, तो कुछ ऐसे 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 होने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, निचला भाग में ना नदी ना सांप की तरह चलता है, विसर्पा आकार, ये भी ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा क्या होता है, जब समुद्र में जब नदी जाने लगता है तो समुद्र और लास्ट वाला जो पोजीशन जो होता है ना नदी का, लास्ट वाला भाग मुहाना, वो क्या हो जाता है, वो एक समान हो जाता है। तो नदी एक तो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा बालू सिल्ट उल्ट आती है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो अपने साथ ये बालू लेके आई और ये अपने यहाँ पे जमा कर ली। अब ये जमा कर ली तो ये पानी तो जा ही नहीं पाएगा, तो ये अब इधर से निकल जाएगी या इधर से निकल जाएगी, फिर ये बालू ले आएगी, फिर यहाँ पे बालू ले आएगी, फिर ये इधर से निकल जाएगी, फिर यहाँ पे बालू, फिर यहाँ पे बालू, फिर इधर बालू, और इधर इधर ऐसे ऐसे करके निकलेगी, और इस तरह से वो बना देगी डेल्टा। तो ये इस तरह से डेल्टा। ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है। तो खादर का ही बढ़ा हुआ भाग है जो निचली गंगा घाटी में मिलता है। तो डेल्टा के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पारदेशिक आधार। ये तो हमने उच्चावच हाइट के आधार पर और इसके लक्षण के आधार पर देखा। अब हम देखते हैं रीजन वाइज, प्रदेश के आधार पर। तो देखिए भाई, नदी में प्रदेश के आधार पर हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पंजाब में जो है पंजाब का मैदान, जिसको सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने बनाया। गंगा की जो सहायक नदी ने बनाया उसको गंगा का मैदान कहेंगे। राजस्थान पंजाब की तरफ ही हो जाएगा, सतलुज उतलुज ने बनाया। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो ब्रह्मपुत्र नदी ने और उसकी सहायक नदी ने बनाया। चलते हैं बच्चा लोग, देखिए बाबू लोग, ये है आपका सतलुज यमुना प्लेन देख रहे हैं, ये है आपका पंजाब, ठीक है। ये राजस्थान देख रहा है, ये है राजस्थान का मैदान। ये जो देख रहे हैं ऊपरी, मिडिल और ये लोअर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान है। और ये देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब आते हैं आगे, पंजाब का मैदान के बारे में बात करें तो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, और सर्वाधिक विस्तार जो है आपका पाकिस्तान में। यहाँ पे
पंजाब के मैदान में काफी सारे दोआब आते हैं। आप कहिएगा भैया ये नया शब्द डाल ले आए आप, दोआब। दोआब क्या होता है, तो चलिए उसको भी समझ जाते हैं अभी। दोआब जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से बह रही है, ठीक है, और एक नदी इधर से बह रही है, और ये नदी में मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत सारा लैंड है, तो इसी लैंड को दोआब कहते हैं। दोआब किसको कहते हैं, दो नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है उसी को हम दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दोआब है। बहुत सारे दोआब का मतलब बहुत सारी नदियां बहती है। तो जैसे यहाँ पे बड़ी दोआब है, बड़ी दोआब का मतलब, तो यहाँ पे जब भी नाम होगा तो ब से ब्यास हो गया, डी से रावी हो गया, तो ये ब्यास रावी हो गया। इसी तरह बिस्त दोआब, ब से हो गया आपका ब्यास और स से होगा सतलुज, तो ये हो गया बिस्त दोआब। तो दो है, बड़ी दोआब और बिस्त दोआब। तो पंजाब के मैदान में काफी दोआब आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दोआब के बारे में, बिस्त दोआब, दो नदी ब्यास सतलुज, बड़ी ब्यास रवि, रचना रौ से हो गया रावी, चौना से हो गया चेनाब, तज चेनाब और झेलम, सिंधु सागर, इसमें तीनों नदी आ जाती है, झेलम से चेनाब सिंधु नदी। तो ये सब दोआब है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, पंजाब की जो पुरानी मिट्टी है जिसको हम बांगर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़क मिट्टी बांगर कहते हैं, वो कृषि के लिए ना बहुत ही खराब है, इसीलिए ये ना उपजाऊ नहीं है, तो ये अनुवर्बर हो गई है, इसीलिए इसको बैडलैंड भी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पंजाब का जो पर्वतीय पदीय मैदान में नदी जो अपर्दन करके अपने साथ जो चीज लाया है भूमि, उसको चौस कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि भाई ये भी कुछ होता है। अब आते हैं भाई गंगा का मैदान। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक है। देख लीजिए, ये यहाँ तक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बिहार हो गया, और ये पूरा पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये है गंगा और उसके सहायक नदी दून ने उसको बनाया, इसीलिए इसको 3 प्रदेशों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान बाढ़ कम, मध्य गंगा का मैदान बाढ़ ज्यादा, निम्न गंगा का मैदान सबसे ज्यादा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो गंगा नदी आती है या नदी आती है, हाइट कम हो जाता है, तो ये ना सर्पाकार की तरह होता है। ठीक है, गंगा का मैदान का रचना एक अग्रगर्त में हुआ। अग्रगर्त याद कीजिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि गड्ढा हो गया था, और गड्ढा को भरने के लिए ही मिट्टी सबने इसको भरा अपने साथ बालू ला के, तो यही है अग्रगर्त से हुआ है। तो इसी के बारे में, तो ये लाइन अगर आप चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। ये ना बाढ़ से बहुत ही प्रभावित है, यानी कि इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। क्यों आती है बाढ़? आप जैसे मान लीजिए निचला मैदान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नदी चलेगी, नदी चलने के बाद क्या होगा, अपने साथ बालू सिल्ट भी लाएगी, तो ना बालू सिल्ट अपने अपने जगह जगह पे भर देगी, ये ना अपना अचानक ना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, तो इसके चक्कर मैदानी क्षेत्र यहाँ पे घर बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कृषि वाला लैंड है, तो जैसे ही पानी बढ़ा तो बाढ़ आना ही आना है। नदियां जो है विसर्ग के रूप में बहती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ना गोखुर झील भी पाया जाता है। अब गोखुर झील क्या होता है ये समझिए, जैसे देखिए नदियां ऐसे 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 बह रही है, कहीं भी है ना किसी को भी रास्ता चाहिए शॉर्ट, तो ये ना धीरे धीरे ऐसे बहेगी ना, तो यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटते काटते डायरेक्ट इससे मिल जाएगी। ठीक है, और इससे मिल जाएगी तो इसके बाद ये वाला जो शेप है ये ऐसे ही रह जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, और ये वाला शेप कुछ इस तरीके से ऐसे ही रहेगा अलग से। इस वाले को जो हम बोलते हैं गोखुर झील बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, गोखुर झील आपको गंगा नदी के तटीय, गंगा नदी में जो मध्य गंगा नदी है, मध्य भाग है गंगा मैदान, और निचला मैदान है, वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। अब आते हैं राजस्थान का मैदान। ये राजस्थान का मैदान है। ठीक है, राजस्थान का मैदान जो है, थोड़ा सा अगर विस्तार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अरावली पर्वत है। ठीक है, तो वो भारत पाकिस्तान की सीमा से उत्तर में पंजाब हरियाणा तक फैला हुआ है। ये सब कुछ कुछ बातें हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के साथ अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा कार्य करती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अरावली पर्वत और केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बारे में ध्यान रखिए। यहीं पे जो है इसका विकास हेतु इंदिरा गांधी नहर विकास किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा नहर सिस्टम है। ठीक है, और यहीं पे आपका सांभर झील भी है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, यानी कि जमीन के अंदर, समुद्र से सटा नहीं, जमीन के अंदर भारत के लैंड पे खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा सांभर झील। और राजस्थान मैदान की जो प्रमुख नदी है वो ल्यूनी, यहाँ तक आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर जो भारत का सबसे बड़ा नहर सिस्टम है यहीं पे है। अब आते हैं भाई ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और उसकी नदियों ने इसका क्या है, और इसका ढाल पश्चिम खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप। नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा जो है, ऐसे समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े द्वीप है, लेकिन नदी द्वीप जो है भारत में है माजुली द्वीप। एक तरह से ये जिला ही है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये, और ये नदी द्वीप है। क्या नाम है? नदी द्वीप। देखिए समुद्र में बहुत सारे द्वीप होते हैं, लेकिन ये नदी द्वीप है। ये देखिए, ये है माजुली आइलैंड। अब चलते हैं बच्चा लोग आगे। अब हमने मैदान देख लिया, अब आते हैं मरुस्थल पे। ये है भारत के पश्चिम में, आपको ये दिखेगा मरुस्थल। ठीक है, कुछ पंजाब में है, हरियाणा में भी फैला है, और मेन है राजस्थान, और थोड़ा सा गुजरात में भी फैला हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पंजाब में नहीं है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में कुछ फैला हुआ है। ठीक है,
मरुस्थल किसको कहते थे कि मरुस्थल जो है ना सिंपल है, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है पूरे साल, उसको हम मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। अरावली पहाड़ी जो देखिएगा, अरावली पहाड़ी है, इसके पश्चिम में जो बालू का बहुत बड़ा डिब्बा है, ढका मैदान है, इसी को हम थार मरुस्थल बोलते हैं। और ये जो ना गर्म मरुस्थल है, पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था, भारत में जो लद्दाख है ना वो शीत मरुस्थल है, और ये जो थार मरुस्थल है बहुत ही गर्म है। इसका कुछ भाग पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी। ठीक है बच्चा पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मरुस्थल जब बालू है, पानी कम है, तो मरुस्थल में लोग नहीं रहते, लेकिन थार मरुस्थल जो है पूरे दुनिया में पहला ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या अच्छी खासी रहती है, यानी कि जन घनत्व जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। उसका कारण तो आप जानते ही हैं, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें ढाल के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक ढाल पाकिस्तान की तरफ जाता है और एक ढाल जो है गुजरात की तरफ जाता है। गुजरात की तरफ वाले ढाल जो दक्षिण भाग है उसका, उसको कच्छ का रण कहते हैं, और इस कच्छ के रण को हम सफेद मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि ये नमकीन दलदल से निर्मित है। और इसी क्षेत्र में बच्चा पार्टी लूनी नदी बहता है। तो ध्यान रखिएगा, कच्छ का रण थार मरुस्थल का ही पार्ट है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम सफेद मरुस्थल कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा द्वीप समूह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत में से तो मेन दो द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, अंडमान निकोबार, और एक है आपका अरब सागर में लक्षद्वीप। इसके अलावा भी ये थोड़ा सा खदिया बेट है, अलिया बेट है, ये देख लेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप है, ध्यान रखिएगा। निकोबार में 2 मेन द्वीप है, ठीक है, और अंडमान में टोटल 4 द्वीप है। तो अंडमान की बात करें तो देखिए ये सबसे पहले द्वीप देखिए, ये उत्तरी अंडमान मेन, ये सेकंड देख रहे हैं, ये मध्य अंडमान है। ठीक है बच्चा पार्टी। ये फिर देख रहे हैं तीसरा, ये है दक्षिणी अंडमान। ठीक है, चौथा देखिए ये लिटिल अंडमान। इंपॉर्टेंट बात, लिटिल अंडमान ये रहा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये देखिए निकोबार, ये कार निकोबार, ठीक है, इसी तरह लिटिल निकोबार है, ठीक है, इसी तरह ग्रेट निकोबार है। इंपॉर्टेंट बात, अंडमान इधर हो गया, निकोबार इधर हो गया। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के पूरब देखिए, पूरब किधर होगा भैया, पूरब इधर होता है ईस्ट, तो पूरब जो है इधर होगा, ये दिख रहे हैं, ये बैरन द्वीप, ये ज्वालामुखी है जो भी है। इसी तरह उत्तरी अंडमान देखो, उत्तरी अंडमान में ये देखिए नारकोंडम, ये भी ज्वालामुखी है, लेकिन ये खत्म हो चुका है, सुसुप्त है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में, 10 उत्तरी अक्षांश जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात कर रहा है, ये याद है 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया था, वही अक्षांशीय विस्तार है, ये अलग करता है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। मध्य अंडमान भी है, दक्षिणी अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, आपका देख लीजिए ये लिखा था। ठीक है बच्चे पार्टी। मध्य अंडमान के पूरन में बैरन द्वीप है, और यहीं पे है सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ बैरन, तो बैरन ज्वालामुखी भी बोलते हैं। उत्तरी अंडमान में नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी हमने अभी देख लिया। ठीक है बच्चा पार्टी। अब आते हैं निकोबार। 3 निकोबार ध्यान रखिएगा, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है, याद कीजिए इंदिरा पॉइंट क्या है, तो आपको याद होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, उसी को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 6 डिग्री चैनल जो है निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है तो इंडोनेशिया यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 6 डिग्री है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बाबू लोग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे पहले अरब सागर में, अंडमान निकोबार में 250 से ज्यादा द्वीप है, लेकिन लक्षद्वीप में सिर्फ 36 द्वीप है। और ये पड़वाल है, पड़वाल भित्तियों से निर्मित है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अन्य द्वीपों से अलग करती है। अब मिनिकॉय क्या, ये देखिए मिनिकॉय, इसी का एक सबसे बड़ा, इसको ना यहाँ पे 9 डिग्री चैनल बहता है जो सबसे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, यहीं पे नीचे में मालदीव है जिसको ये अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बराबर ये सब पूछे जाता है, और ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है, ये तो बहुत ही पूछे जाता है। इसमें से ये भी ध्यान रखिएगा मिनिकॉय सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा डेंसी यही है मिनिकॉय। अब आते हैं कुछ अन्य द्वीप जैसे अलिया बेट और खदिया बेट, ये जो है ना नर्मदा और तापी के मुहाने पे है। कौन कौन, अलिया बेट और खदिया बेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए मैंने बताया। एक श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश के तट पे है। ठीक है, इसी द्वीप पे भारत का एकमात्र उपग्रहण प्रेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये जिसको व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे है। श्रीहरिकोटा पुलिकीट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकीट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा, यहीं पे है पुलिकीट झील। एक है पम्बन द्वीप, यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है, इसी को बोलते हैं पम्बन। ठीक है,
ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये जो देख रहे हैं ना पंबन द्वीप, ये यहीं पे रामेश्वरम स्थित है और यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। इस पूरे एरिया को मन्नार की खाड़ी भी हम कहते हैं। तो ये सब थोड़े बहुत द्वीप है जिसको आप याद रखें। इसी तरह माजुली द्वीप तो मैंने आपको बता ही दिया, नदी द्वीप है ये, ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, अभी हमने देखा यहीं पे है व्हीलर द्वीप, जिसको हम अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं। ये रहा व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के सागर तट से पड़े भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन सिंपल याद रखिए व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो 150 भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहाँ पे ही अब्दुल कलाम द्वीप पे ही जो मिसाइल कार्यक्रम है भारत का वहाँ पे किया जाता है। माजुली द्वीप अभी हमने पढ़ ही लिया, ये माजुली द्वीप। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा चल रहा है और क्या आपके लिए उचित रहेगा लाना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हाँ लास्ट में एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो दबा के कीजिए भाई लोग, दबा के कीजिए।